हेलो दोस्तों, मैं प्रेमजीत कुमार सामान्य अध्ययन की एक श्रृंखला प्रारंभ किया हूं जिसमें आपको विभिन्न विषय देखने को मिलेगी। जिसमें भूगोल की कक्षा, भारतीय इतिहास की कक्षा, भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था की कक्षा, ये तमाम प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सामान्य अध्ययन के श्रृंखला को आप देख सकते हैं। जिसमें आज हमने प्रारंभ किया है भूगोल विषय से। भूगोल विषय जो कि बहुत ही सामान्य विषय है सामान्य अध्ययन के लिए, इसमें प्रतियोगिता परीक्षा में कुछ चीजों की जानकारी से अवगत न रहने के कारण हमारे प्रश्न छूट जाते हैं और बहुत ही सतही स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम 20 से 25 से खंडों में भूगोल विषय को समाहित करने की कोशिश करेंगे। यह पीसीएस स्तर एवं एसएससी या राज्य के द्वारा जो कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा होती है उनके भी प्रश्नों को इसमें हल करने की कोशिश की जाएगी। यह भूगोल विषय की एक सामान्य आपको जानकारी प्रस्तुत करेगी। इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से आप जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा में भूगोल से संबंधित विषय के प्रश्न आते हैं उसका आप समाधान कर सकेंगे और यह करीब 25 से 30 एपिसोड में यह समाप्त होगा। और इसी से संबंधित एक प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी दिया जाएगा जिसको आप इस कक्षा को करने के उपरांत देखेंगे, जिसमें 20 से 25 प्रश्न समाहित होंगे और आपको आकलन करने में यह पता चलेगा कि लेक्चर सीरीज के माध्यम से आप भूगोल की विषय की कितनी समझ आप बढ़ा सकें। इसमें ऐसे तो यह 9वीं 10वीं की कक्षा पर ही आधारित भूगोल का विषय होता है, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान काफी विषय होने के कारण हम उस तथ्यों को याद नहीं रख पाते हैं और आशा है कि यह श्रृंखला आपके प्रतियोगिता परीक्षा में काफी सहायक होगा। आइए हम भूगोल विषय को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ज्योग्राफी जो है, देखिए भूगोल विषय यहां लिखा गया भूगोल, जिसका जो अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है, यह यूनानी भाषा के शब्द जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना है। ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी जो बना हुआ है जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना हुआ है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है टू एक्सप्लेन यानी वर्णन करना, यानी पृथ्वी सतह पर तमाम वस्तुओं का वो वर्णन करता है। अब पृथ्वी के सरफेस पर किसका अध्ययन किया जाएगा, तो यदि इंसाइक्लोपीडिया के आधार पर देखिएगा, जिसको सामान्यतः हम डिक्शनरी कह सकते हैं या फिर विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, शब्दकोश या इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश के अनुसार क्या है ज्योग्राफी। देखिए भूगोल एक ऐसा विज्ञान है, देखिए भूगोल एक विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल और उसके निवासियों का अध्ययन किया जाता है। ज्योग्राफी इज द सरफेस, ज्योग्राफी क्या है, देखिए ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट, यानी पृथ्वी पर की सतह पर निवास करने वाले एक्चुअल लोगों का यह अध्ययन है, जीवों का अध्ययन है, तो इसी को हम भूगोल कहेंगे। तो आइए देखिए पृथ्वी तल में क्या शामिल है। इसमें दो ही, आप अगर परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर स्थित उसके निवासियों का अध्ययन करता है। तो हमारा पृथ्वी तल से क्या मतलब है, यानी पृथ्वी तल पर क्या क्या शामिल है। देखिए चट्टान शामिल है, यानी स्थल खंड का भाग है, जो महासागर है, वायुमंडल है और सौर मंडल है। तो ये मिलकर भूगोल के अध्ययन में सहायक होते हैं और इसी से संबंधित हर एक, देखिए किसी भी आप एग्जाम का सिलेबस यदि आप देखिएगा तो सिलेबस में यही होंगे, यानी स्थल मंडल के भाग होंगे, चट्टान होंगे, मिट्टी होगी, समझिए ना। फिर देखिए महासागर है तो महासागर के विभिन्न नितल का वर्णन होगा। वायुमंडल है तो वायुमंडल में आपने क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, इन सब के बारे में परिचय है। सौर मंडल मतलब सूरज और उससे संबंधित जितने भी ग्रह हैं जो हमारे सोलर सिस्टम का अंग है उसका अध्ययन करना है। तो यानी ब्रह्मांड की तमाम खगोलीय घटना, समुद्र विज्ञान यानी समुद्र में स्थित चीजों का अध्ययन, पृथ्वी के सरफेस पर जो जो आपको उच्चावच है यानी स्थलाकृतियों का अध्ययन हो सकता है, पहाड़ का, पर्वत का, नदी का, पठार का, झरनों का, इन तमाम चीजों का हम स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे, तो उसी के अंतर्गत भूगोल है। तो अब देखिए भूगोल को, ज्योग्राफी को बांटा गया है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, सौर मंडल, जिसको हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल को लिथोस्फीयर,
जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल को एटमॉस्फेयर, जैव मंडल को बायोस्फीयर और सौर मंडल को सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो हम देखेंगे इसमें, तो यहां पर हम अगर देखा जाए तो पृथ्वी आज से अगर देखा जाए 40,000 वर्ष पूर्व इसकी अवस्थिति कैसे थी, यानी पृथ्वी एकाएक आई या फिर पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में या पृथ्वी जैसे ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में कई सिद्धांत प्रचलित है। तो किससे यदि हम देखा जाए तो यहां हम रिसर्च करने नहीं बैठे हैं, बल्कि हम हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में क्या प्रश्न आएंगे इसी से संबंधित चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तो हम विस्तृत ना जाके बल्कि एक संक्षिप्त अध्ययन करेंगे, और संक्षिप्त अध्ययन ऐसा होगा ताकि हमारी अवधारणा का भी विकास हो। भूगोल यद्यपि विषय पूर्णतः अवधारणा पर आधारित है, यदि इसकी स्थाकृतियों को देखा जाए, इसके विभिन्न खंडों को देखा जाए तो हम प्रतीत होता है या क्या कि यह मानव जीवन से ही जुड़ा हुआ है। ज्योग्राफी को कोई विषय के रूप में आप अध्ययन मत कीजिए, बल्कि ज्योग्राफी का अध्ययन आप क्या कीजिए कि वो आपके दैनिक जीवन से जोड़ के इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं ज्योग्राफी के स्थल मंडल को, जल मंडल को, वायुमंडल को, जैव मंडल या सौर मंडल को हम एक एक करके हर एक भाग का अध्ययन। हमारे अध्ययन का क्षेत्र क्या रहेगा इसको हम पहले देख लें। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो भारत का भूगोल पढ़ेंगे, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ना है कैसे, भौतिक भूगोल को पढ़ना है। विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, पर्वत देखेंगे, पठार देखेंगे या चट्टान देखेंगे या कुछ स्थलाकृतियों को विश्व के संदर्भ में हम देखेंगे। ज्यादा चीजों को नहीं पढ़ना है हमको, ज्यादा डीप हमको अध्ययन नहीं करना है, उतना ही अध्ययन करना है जितना से अपना काम चल जाए। तीसरा देखिए विश्व का आर्थिक भूगोल, और चौथा होगा मानचित्र या एटलस का आप अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, तो एटलस के विषय में, एटलस जो है ये प्लेलिस्ट में जाके आप इस एटलस को देख सकते हैं। इसमें आपको एक एक करके हर एक महाद्वीप और महादेशों के बारे में बताया गया है, आप उसको देख लीजिए जाके, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। तो एटलस से संबंधित प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत से वीडियोस हैं, यानी करीब करीब तमाम महादेशों को कवर किया जा रहा है। तो आप उसको देखिए, इससे आपका अवधारणा का विकास होगा इसमें। दूसरा देखिए विश्व का आर्थिक भूगोल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर देखा जाए, अगर आप कुछ भी ना पढ़ के जाए, 100 यदि प्रश्न पूछा जा रहा है तो 100 प्रश्न में आपके यदि 20 प्रश्न भूगोल के रहेंगे तो भूगोल में इसमें कम से कम 5 प्रश्न तो आपको विश्व के आर्थिक भूगोल से होगा। तो समय समय पर इसका भी हम प्लेलिस्ट आपको देंगे और फिर इसमें भी यही कक्षाओं में भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको याद करवा दिया जाएगा। तो इसके लिए भी आपको तनाव नहीं लेना है। और आइए विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल का हम अध्ययन करते हैं। तो विश्व का भूगोल है यहाँ, तो ब्रह्मांड का अध्ययन यानी कॉस्मोलॉजी, ये सोलर सिस्टम को आप इसमें देख सकते हैं। अब आइए स्टार्ट किया जाए, प्रारंभ किया जाए। तो क्या हमारे काम की होगी उसी चीज को हम डील करेंगे, बाकी अन्य चीजों को, फुटकर चीजों को छोड़ दिया जाएगा जो कोई काम का ना हो आपका। ठीक है, तो देखिए आज से 40 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बनीफेरस युग में वर्तमान के 7 महादेश एक स्थल खंड के रूप में जुड़े हुए थे। इसे पैंजिया कहा गया, ध्यान रखिएगा ये वर्ड है। पहले अगर 7 महादेश जो मिला हुआ था, ये एक्चुअल देखिए यह थ्योरी दिया गया है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, जो कि जर्मनी के भूगोलवेता और जलवायु वेता थे, कहा जाता है वो ज्योग्राफर थे जर्मनी के, यहाँ लिख दिए हैं। 1912 में प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा ये बताया गया कि 7 महादेश से एक स्थल खंड के रूप में थे, जिसको पैंजिया कहा जाता था। तो आप इससे परिचित हुए शब्दों से, पेंजिया किसे कहा जाता था, तो वैगनर महोदय के अनुसार क्या 7 जो महादेश हैं वो एक ही साथ जुड़े हुए थे एक स्थल खंड के रूप में, उसको पेंजिया कहा जाता था। तो इन्होंने ये बताया कि पेंजिया के ये 40 करोड़ वर्ष पूर्व की अवस्थिति ऐसी थी, पेंजिया के उत्तर की ओर जो था, पेंजिया की देखिए, पेंजिया के ठीक मध्य में जो है एक टेथिस सागर था। टेथिस लिखा जाता है या टेथिस, जैसा आप उच्चारण कीजिए, टेथिस सागर था। और इसके टेथिस सागर के उत्तर के जो भाग थे उसको लॉरेंसिया या अंगारा लैंड कहा जाता था। ठीक है, और इसके दक्षिण, ये टेथिस सागर को ही आधार मान के इसके दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, गोंडवाना लैंड, ध्यान रख रहे हैं ना। तो भारत में जो गोंड जाति है, गोंड जो है जाति नहीं बल्कि जनजाति है, भारत में गोंड जनजाति है, वो गोंडवाना लैंड से ही उस शब्द की उत्पत्ति हुई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोंडवाना लैंड का क्षेत्र था, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर आपने सीखा क्या कि एक स्थल खंड के 40 से करोड़ वर्ष पूर्व जो है एक स्थल खंड के रूप में 7 महादेश एक साथ थे, जिसको पेंजिया कहा गया। और पेंजिया के ठीक मध्य में एक टेथिस सागर था।
ध्यान रखिएगा, टेथिस सागर। और टेथिस सागर के उत्तर की ओर जो है वो क्या, अंगारा लैंड, और दक्षिण की ओर जो है वो गोंडवाना लैंड था। इतना चीज को जान गए। और ये जो आप देख रहे हैं पेंजिया जो महादेश था, जो एक ही सातों महादेश का एक भाग, एक ही खंड के रूप में था, जो स्थल खंड के रूप में, तो इसके चारों ओर जल ही जल था। ध्यान रखिएगा, जल ही जल था, जिसको क्या कहा गया, पैंथालासा कहा गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए, ये इससे महासागर की उत्पत्ति हुई। ये जो पैंथालासा जो देख रहे हैं ना, पैंथालासा, ये बाद में चल के ये सागर यानी महासागरों की उत्पत्ति, जैसे अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, या जितने महासागर अभी देख रहे हैं ये पैंथालासा का ही भाग है। और ये जो है ये टेथिस सागर जो था, इसमें क्या हुआ, समय के साथ ही इसमें मलबे दबते चले गए, यानी मलबे पड़ते चले गए, और बाद में क्या हुआ, ये उत्थान कर दिया, यानी पृथ्वी की बहुत सी हलचल हुई, कई गतिविधियां हुई। फिर हम उसको टेक्टोनिक थ्योरी में या अन्य चीजों में पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ कि इसमें मलबा गिरता रहा, और बाद में यही क्या हुआ, इसका एकाएक उत्थान हो गया, तो हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये आपको मोटे मोटी कॉन्सेप्ट जान लीजिए। एक आपने सीखा क्या, एक पेंजिया महादेश, ठीक है, एकीकृत महादेश है, उसके उत्तर की ओर लॉरेंसिया और दक्षिण की ओर गोंडवाना लैंड, यानी अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और बीच का जो भाग था जिसमें हिमालय बना वो आपका टेथिस सागर, और ये चारों ओर जो जल था जिससे महासागरों का निर्माण हुआ उसको हम क्या कहें, पैंथालासा कहें। बस इतना आप चीज को जान गए, पैंथालासा। और ये देने वाले कौन सिद्धांत करता थे, तो वो थे अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा ये दिया गया है सिद्धांत, और 1912 में ये दिए थे, और ये जर्मनी से संबंधित है। अब इस चीजों को देखिए, प्रश्न कैसे आता है, इसको अगर आप पढ़ लिए तो ये पूछा जाएगा रूस जो है किसका भाग है। तो अगर इसके अनुसार देखिए तो उत्तर का भाग है, उत्तर का जितना भी भाग है वो क्या है आपका, अंगारा लैंड का भाग है, तो रूस अंगारा लैंड का भाग है। तो ये जान गए। तो यदि एशिया को देखिए, ये एशिया वाला पार्ट अगर है, और एशिया को देखिए तो एशिया के ये दो भाग हो गए। तो एक भाग में रूस के जो पार्ट है, रूस के कुछ भाग जो है वो किस में आएंगे, अंगारा लैंड में, जबकि एशिया के सभी भाग नहीं आएंगे बल्कि वो गोंडवाना लैंड में आएंगे। अब यदि पूछ दिया जाए भारत किस में आएगा, तो भारत आएगा आपका गोंडवाना लैंड में। देखिए ये भारत है, और भारत का देखिए यही अफ्रीका है ना, अफ्रीका से ये टूटा हुआ पार्ट है। तो हम यदि आप देखिए यहाँ यदि यूरोप को आप देखते हैं, यहाँ एशिया के उत्तर वाले भाग को देखते हैं, यानी नॉर्थ एशिया को हम कहें, एशिया के कुछ पार्ट हो गए। फिर यहाँ दक्षिण वाले एशिया, इस पार्ट को देखा जाए, साउथ एशिया की इधर से लगी हुई जो पार्ट को देखा जाए, तो यहाँ देखिए यहाँ, फिर आप आइए यहाँ पर अमेरिका है, तो अमेरिका दो भाग में है, देखिए आप, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, और यहाँ पर ये दिया जाता है नॉर्थ अमेरिका। देखिए ये अफ्रीका हुआ, और ये ऑस्ट्रेलिया हुआ। तो आप खुद ब खुद विभक्त कर लीजिएगा कि कौन सा भाग किसमें है। तो क्वेश्चन जहां से पूछे, जैसे ऑस्ट्रेलिया पूछे तो ऑस्ट्रेलिया आपका गोंडवाना लैंड का भाग है, देख रहे हैं ना। यदि आप भारत का पूछे तो वो क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग है। रूस का कुछ भाग क्या है, तो ये अंगारा लैंड का भाग है। यूरोप अंगारा लैंड का भाग है। उत्तर अमेरिका अंगारा लैंड का भाग है। दक्षिण अमेरिका क्या है, आपका गोंडवाना लैंड का भाग है। अफ्रीका क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग है। इस तरह आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे आइए, इसको हम डिटेल में लिख देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। आइए अल्फ्रेड वैगनर के इस सिद्धांत को देखा जाए, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था। तो इसमें क्या है कि देखिए लैंग्वेज में भी लिख दिया गया। 1912 में प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर, जर्मन भूगोलवेता एवं जलवायुवेता, ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ सकता है, इससे पूछा ही गया है कई बार, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है इन्होंने। ठीक है, इसी में इन्होंने पेंजिया से अलग होकर 7 महादेशों की उत्पत्ति बताई, और पैंथालासा का ही शेष भाग महासागर बना। ठीक है, टेथिस सागर में लगातार मलबा भरते और दबते रहने के कारण, दबने के कारण भौगोलिक उत्थान की प्रक्रिया हुई, और हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। समझ रहे हैं, जैसे एंडीज, रॉकीज, ये सब देख सकते हैं। तो यही है इसका एक कॉमन सिद्धांत है। बड़ा पर्वत है हिमालय, तो इसलिए एग्जाम्पल में लिखा गया है उसको। देखिए उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं रूस का उत्तरी भाग अंगारा लैंड, जबकि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का भाग है। तो आप इस चीज को समझ गए। और गोंडवाना लैंड का यहाँ देखिए, गोंडवाना लैंड के आधार पर ही गोंड जनजाति का नाम रखा गया है। अब देखिए
अगर आप नॉर्थ ईस्ट के भागों में जाइएगा, फिर आप उसको पढ़िएगा भारत में, तो डफला, मीरी, मिसमी, अमोड़, जितनी भी जनजातियां हैं तो उस क्षेत्र विशेष के नाम पर जनजातियों का नामकरण होता है। तो आप यदि जनजाति है तो देखिए गारो, खासी, जयंतिया, तो ये सब क्या है, पहाड़ी का नाम है, पठारी के प्रदेश का, उस क्षेत्र के आधार पर उसका नाम होता है। तो ये ध्यान रखना है। अगर जनजाति का नाम आप उस संदर्भ चीजों को जान गए तो जनजाति कहां बसती है उसका भी आप नाम जान जाइएगा। तो आइए यहां देखें, गोंडवाना लैंड के आधार पर ही गोंड जनजाति का नाम रखा गया है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो एमपी और उसके आसपास के छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में देखा जा सकता है। ठीक है, और प्रथम जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भील है। इसको ध्यान रखिएगा, 2011 के सेंसेक्स के आधार पर ये दिया गया है। और यहाँ पे देखिए कि क्रम में लिखा गया कि क्षेत्रफल के अनुसार जो क्रम है वो बना दिया गया है। तो सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन है, एशिया है, सबको पता है। तो एशिया का भाग आप देख रहे हैं सबसे बड़ा है तो 1 नंबर पर। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो कम क्षेत्रफल है आपका, देखिए कितना, ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, तो प्रथम और 7वां ये ध्यान में रखिएगा। और उसी के अनुसार यहाँ बना दिया गया है, आप कॉपी में भी एक बना सकते हैं उसको ऊपर नीचे करके, समझ, या फिर जैसा आपको सुविधा हो। यहाँ पे देखिए मैप ही बना दिया गया है, रेखा चित्र हूबहू नहीं है लेकिन फिर भी एक स्केच खींच दिया गया है इसका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला एशिया है क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा, 2 नंबर अफ्रीका, 3 नंबर उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर आपका अंटार्कटिका है, और 6 नंबर यूरोप है, और 7 नंबर आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह आपने इस चीजों का अध्ययन किया। अब इसमें हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, जैसे 10-10 पंक्ति में या 5-5 पंक्ति में जो इंपॉर्टेंट होगा हर एक महादेश के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी, जो कि एग्जाम में अगर देखा जाए तो इस तथ्य को जाना जाए तो डायरेक्ट उसका आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम विराम देते हैं इसी के साथ ही, फिर हम अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।